हम लोग डीपीएसपी कर रहे हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसमें हम लोग 39A तक कर लिए थे। आज हम लोग आर्टिकल 40 देख रहे हैं। अब यहाँ से जो आर्टिकल्स वगैरह सब है ना, हम लोग जो याद करेंगे डीपीएसपी का सारा जो प्रोविज़न वगैरह सब बता ही दिए थे, क्या इसका लीगल सेंशन है वगैरह वगैरह बता दिए थे इसमें हम लोग। बस आर्टिकल वाइज आपको याद रखना है, आर्टिकल 40 क्या कहता है, 41 क्या कहता है, 42 क्या कहता है, ये आपको याद रखना है। इसमें पीटी वगैरह सब में ये क्वेश्चन आप लोगों को पूछेगा, तो आप लोग आर्टिकल वहाँ मेंशन कीजिएगा। अगर पूछेगा किस आर्टिकल में क्या है तो, या मैच करने के लिए दे देगा आर्टिकल 40, 51 इस तरह से दे देगा, इधर मैच करने के लिए देगा तो मैच कीजिएगा इसको। चलिए आइए आर्टिकल 40, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। ये आर्टिकल याद रखिएगा आप लोग। ग्राम पंचायत का जो गठन होता है वह आर्टिकल 40 के तहत होता है। The state shall take steps to organize village panchayat and endow them with such power and authority as may be necessary to enable them to function as units of self-government। स्वायत्त शासन बोलते हैं ना, गांधीयन थॉट्स है ये। गांधी जी क्या कहे थे कि रूट तक, जड़ तक जो है हमारा जो सिस्टम है वो आपको पहुंचना चाहिए, लोगों को लगना चाहिए कि वह भी डेमोक्रेसी का हिस्सा है। हम लोग एमपी का इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, एमएलए के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। आप जाते हैं, वोट करते हैं और चले आते हैं नहीं, लेकिन जैसे ही देखते होंगे गांव में मुखिया वगैरह सबका इलेक्शन होता है, किसी का चाचा खड़ा है, किसी का मामा खड़ा है, आप वहाँ पे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और डेमोक्रेसी समझ में आने लगता है कि इलेक्शन किस तरीके से फाइट होता है। गाँव घर से कभी बिलोंग करते हैं आप लोग? जाते हैं गाँव घर में इलेक्शन सबके समय में, तो आप लोग देखिएगा कि पंचायत वगैरह सबका इलेक्शन होता है, उसमें आपको ज़्यादा लगेगा कि ये डेमोक्रेसी है, मेरे निकट है, मेरे नज़दीक है। नहीं, हम भी इसका मतलब इसका एक हिस्सा हैं। आनंद, या फिर वार्ड कमिश्नर, या शहर में जो हाँ तो यहाँ भी तो वार्ड कमिश्नर का इलेक्शन होता है, मेयर का इलेक्शन होता है, तो वहाँ भी तो किसी के हर का रिलेटिव खड़ा होता है, किसी का दोस्त खड़ा होता है, तो उस लगता है कि ज़्यादा फील आता है एमपी और एमएलए के इलेक्शन के बनिस्पत। तो यहाँ पे लोकल स्तर तक, ठीक है ना, आपको रूट स्तर तक जो है ये फील आएगा ये चीज़ें। तो आर्टिकल 40 कह रहा है कि गांव में जो विलेज पंचायत है उसका जो गठन होगा वो आर्टिकल 40 के तहत होगा। नेक्स्ट आ जाइए, बस सबको देख लेना है, मोटा मोटा हेडिंग देख लेना है। राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस। द स्टेट शैल within the limits of its economic capacity and development make effective provision for securing the right to work, to education and to public assistance in case of unemployment, old age, sickness and disablement and in other cases of undeserved want। अब इसमें क्या करेगा, हम लोग जो असिस्ट करते हैं, हम लोग ऐसे किसी डिसेबल लोगों के लिए फंड चलाते हैं, ठीक है ना, वृद्धा पेंशन योजना चलाते हैं, सरकार चलाती है ना वृद्धा पेंशन योजना, सुने होंगे। विकलांग के लिए एक फैसिलिटी है, हाँ बहुत सारी फैसिलिटी देता है, इकोनॉमिक फैसिलिटी, हाँ जो भी आता है, जो भी पॉवर्टी लाइन से नीचे है, जो भी है उस तरह का चीज़ हम लोग जो है वो करते हैं। स्टेट करती है, स्टेट को ये काम करना है, स्टेट को गाइडलाइन है। आर्थिक सामर्थ्य और अपने जो डेवलपमेंट है उस सीमा के अंदर, ठीक है ना, काम पाने का, शिक्षा पाने का, बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी, डिसेबलमेंट या कोई और तरह का अगर उसको अभाव है, ठीक है ना, तो वहाँ पे क्या होता है, लोक सहायता प्रदान किया जाता है उसको। इस तरह से वो काम करेगा कि उसको लोक सहायता मिल पाए, स्टेट का उसको हेल्प मिल पाए। ये आपको आर्टिकल 41 कहता है। नेक्स्ट आ जाइए 42, प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। मैटरनिटी रिलीफ आप लोग सुने होंगे, प्रसूति सहायता, इसमें भी सरकार जो है देखिएगा आप लोग, हाँ फंड प्रोवाइड करवाती है इसमें भी।
ठीक है ना। न्याय संगत और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए क्या होगा, प्रसूति सहायता दी जाती है। वर्किंग नेचर एनवायरनमेंट उस तरह से क्रिएट किया जाए। उसके बाद जो मैटरनिटी रिलीफ है महिलाओं को वो प्रदान किया जाए। सरकारी अस्पताल में देखते ही हैं, इसके लिए विशेष व्यवस्था सब की गई है, मैटरनिटी होम वगैरह सब बनाया गया है, बहुत सारी फैसिलिटी दी जाती है उन लोगों को। यह कह रहा है आपको आर्टिकल 42। आर्टिकल 43 आइए, लिविंग वेज एक्सेट्रा फॉर वर्कर्स। जो वर्कर्स हैं उसके लिए वेजेस की व्यवस्था, क्या बोलते हैं, मजदूरी ना, मजदूरी की व्यवस्था की जाए। द स्टेट शैल इंटरव्यू टू सिक्योर बाय सुटेबल लेजिस्लेशन और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन और इन एनी अदर वे टू ऑल वर्कर्स एग्रीकल्चरल, इंडस्ट्रियल और अदरवाइज वर्क ए लिविंग वेज, कंडीशन ऑफ वर्क, इंश्योरिंग ए डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ and full enjoyment of leisure and social and cultural opportunities, and in particular the state shall endeavor to promote cottage industries of an individual or cooperative basis in rural areas। कुटीर उद्योग को की व्यवस्था की जाए, उसको बढ़ावा दिया जाए। उसके बाद कुछ वर्कर्स वगैरह सब के लिए जो क्या कुछ नियम कानून बनाए जाए। बहुत हम लोग पढ़ते हैं, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट पढ़ते हैं, मिनिमम वेजेज एक्ट पढ़ते हैं, कंपनसेशन एक्ट पढ़ते हैं। उसके लिए नियम कानून बना है ताकि जो मजदूरों की स्थिति है, उसका जो लिविंग स्टाइल है, कितने घंटे वो काम करेगा, कितना उसको मिनिमम पेमेंट होना चाहिए, ये सब तय किया गया है। स्टेट कह रहा है, स्टेट को किया इंस्ट्रक्शन है कि आप इस तरह की व्यवस्था करें, उनका लिविंग स्टाइल को अच्छा करें, उसके बच्चों के लिए एजुकेशन की व्यवस्था करें, उसके बाद उसके लिए मिनिमम वेजेस की व्यवस्था करें, हेल्दी इन्वायरमेंट की व्यवस्था करें उनके लिए। तो ये आर्टिकल आपको 43 कह रहा है। सभी को काम मिल पाए वह व्यवस्था कीजिए। क्लियर? आर्टिकल 43, कोई दिक्कत आर्टिकल 43 में? 43A, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। ये सब तो आप लोग देखते ही हैं, उन लोगों को भी हिस्सेदारी दी जाएगी। उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना, हम लोग ट्रेड यूनियन बनाए हैं, उन लोगों का भी एक जो है एक फिक्स जो है मैनेजमेंट में उन लोगों को भी हिस्सा देते हैं कि आपके भी 2 प्रतिनिधि हमारे मैनेजमेंट में रहेंगे। ट्रेड यूनियन वगैरह सब है ना, उनका भी एक जो है आदमी है यूनियन में है और वो डायरेक्ट डील करता है आपका जो मैनेजमेंट से। जब भी मैनेजमेंट का कोई इस तरह बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो या इस तरह का हो, तो मजदूर की बात को रखने के लिए, उनकी समस्याओं को रखने के लिए जो है क्या होता है, उसका भी एक नुमाइंदा आपके मैनेजमेंट में रहेगा जो आपकी बातों को रख पाएगा। 39B, प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारी समिति। कोऑपरेटिव सोसाइटी सुने ही हैं, उसको जो है उसको डेवलपमेंट के बारे में बात किया जाएगा। द स्टेट shall endeavor to promote voluntarily formation, autonomous functioning, उसके बाद है डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। बहुत सारा सहकारी समिति बनी है, नाम जानते हैं आप लोग? एक आध सहकारी समिति का नाम, कोई सहकारी समिति का नाम बताइए जो कि सहकारी कोऑपरेटिव बैंक की शुरुआत हुई थी इसी तरीके से। उसके बाद सहकारिता का मतलब होता है जहाँ पे जो वहाँ के जो लोकल लोग होते हैं वो लोग अपने स्तर से किसी चीज़ को शुरू करते हैं। जैसे सुधा का प्रोडक्शन सुधा जो अभी बनी हुई है, बना है ना सुधा, हाँ, इस तरह का जो कॉन्सेप्ट है वो सहकारी समिति को उसको बढ़ावा देना है गवर्नमेंट को। देख रहे हैं उसका फंक्शनिंग वगैरह सब देख ही रहे हैं कितना सिस्टमेटिक होता है सुधा का। सहकार आपको जो बैंक है वो देख ही रहे कितने अच्छे से रन कर रहा है। तो इस तरह का अगर कोई सहकारी समिति है उसको बढ़ावा देना, उसको प्रमोट करना, उसके मैनेजमेंट को ठीक करना, ठीक है, एक्टिव मैनेजमेंट में उन लोगों को पार्टिसिपेट करने देना। उसके बाद आइए आर्टिकल 44, इस पर तो भी चर्चा हो ही रही है, देख ही रहे देश भर में चर्चा हो रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक समान सिविल संहिता, यूसीसी।
ये याद रखिएगा, अभी एकदम करंट इशू है ये यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसमें सिंपल सा चीज़ क्या कहा गया है कि एक देश एक कानून नहीं, यूनिफॉर्म सिविल कोड लगेगा, यानी कि किसी, हाँ इजी वे में समझा देते हैं इसको, बाकी तो उसमें पूरा बहस है अभी आप सुन ही रहे होंगे कि जो हम सबका अपना अपना हर एक धर्म के लिए, हर एक उस तरह के लोगों के लिए एक अलग अलग पर्सनल लॉ है। हमारा हिंदुओं के लिए हिंदू पर्सनल लॉ है, हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ा जाता है, सक्सेशन एक्ट पढ़ा जाता है। मुस्लिमों के लिए अलग से उनका पर्सनल लॉ है, क्रिश्चियन के लिए अलग से उनका पर्सनल लॉ है। तो कह रहा है कि ये पर्सनल लॉ वाला सिस्टम ख़त्म कर दीजिए। अब ख़त्म नहीं कीजिए, मतलब उसको उस तरीके से आप मैनेज कीजिए कि सभी के लिए जो सिटीजन हैं, जो भारतीय नागरिक हैं, उनका एक ही सिविल कोड होना चाहिए। ठीक है, उसके लिए एक ही सिविल जो है आप बनाइए। जैसे हमारा एक ही क्रिमिनल कोड है हमारा कि नहीं, चाहे मर्डर हम करें या किसी और कोई और मर्डर करे, उसको एक ही तरह का ट्रायल होगा, एक ही तरीके से पनिशमेंट होगा, एक ही तरह का सिस्टम है। तो जब क्रिमिनल लॉ इस तरीके से एक है तो कहता है कि सिविल लॉ भी इस तरीके से एक कर कीजिए आप। बहुत सारी बातें इसमें और कुछ भी है, बट उतना हम फिर डीप में नहीं जाना चाहते हैं। तो आपके जो पर्सनल लॉ हैं उसको कहा जा रहा है कि आप सभी का पर्सनल लॉ एक ही कीजिए। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी सीपीसी तो प्रोसीजर है। सुन लीजिए बात को, बोलते कंटिन्यू बोलते रहते हैं आप लोग, तो बोल दिए हम समझ गए बात को। यूनिफॉर्म सिविल कोड में सीपीसी प्रोसीजर है, प्रोसीजर तो एक है ही। अब क्या बदलने की बात कर रहे हैं, एग्जांपल देकर समझाते हैं, समझिए। जैसे कि मान लीजिए हमारा डिवोर्स सिस्टम है, आर्टिकल 13 सेक्शन 13 में है, हिंदू मैरिज एक्ट में पढ़े हैं आप लोग, पढ़े हैं ना? हाँ, तो वहां पे 13 जो है वो उसका अलग प्रोसीजर है। मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से डिवोर्स का अलग प्रोसीजर है। तो कह रहा है कि नहीं, डिवोर्स का प्रोसीजर एक कीजिए। मेंटेनेंस का अलग अलग प्रोसीजर है। मेंटेनेंस एंड एडॉप्शन एक्ट के तहत से जो हिंदू रूल होता है, मुस्लिमों के लिए अलग से उसका अपना मेंटेनेंस एक्ट है, क्रिश्चियन के लिए अलग से मेंटेनेंस एक्ट है। खत्म कीजिए, एक ही मेंटेनेंस एक्ट रखिए। शादी आप किसी भी तरीके से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आपका अपना कस्टम है, उस हिसाब से आप शादी कीजिए, ठीक है। लेकिन आप शादी को रजिस्टर्ड कीजिए, मैरिज रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। सेक्शन 8 में है, रजिस्ट्रेशन जो है अभी क्या है, ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है, आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। बट क्या कह रहा है इसमें, यूसीसी लाने की जो बात चल रही है उसमें क्या कहा जा रहा है कि आप शादी को रजिस्टर्ड कीजिए, कंपलसरी कीजिए। जो भी लोग शादी करेंगे रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके शादी को रजिस्टर्ड करेगा। एडॉप्शन एक्ट है, हर के लिए अलग अलग एडॉप्शन एक्ट है। कुछ लोग एडॉप्ट कर सकते हैं और दूसरों के पर्सनल लॉ के हिसाब से एडॉप्शन का अलग नियम है, कहता उसको एक कीजिए। हम ये इस पर बात कर रहे हैं, सीपीसी की बात हम नहीं कर रहे हैं, वो प्रोसीजर है, ठीक है। जैसे हमारा आईपीसी है तो आईपीसी सबके लिए एक है ना, मर्डर डिफाइन है तो सबके लिए वही मर्डर है, किसी का ये पर्सनल नहीं टच कर रहा है वो। तो उसी तरीके से कहा जा रहा है कि ये जो प्रोसीजर है, ये जो सिस्टम है अपना अपना, इसको एक कीजिए। समझे राहुल? अब कोई दिक्कत? सीपीसी डिफरेंट थिंग है। हाँ, तो पर्सनल लॉ में भी आपके कस्टम के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं है। जो एक जिसका लीगल सेंसन हो सकता है, जिसका लीगलिटी पर बात किया जा सकता है, उसको कहा जा रहा है एक किया जाए, ठीक है। हाँ, बाकी कॉन्ट्रैक्ट सबके लिए एक है। अगर सीपीसी सिविल की ही बात कर रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्ट सबके लिए एक है, प्रॉपर्टी एक्ट सबके लिए एक है। बस ये सब चीज़ें जो है, इन सब बातों पर चर्चा हो रही है। देखिए क्या होता है इन फ्यूचर में, अभी तो फिर चर्चा हो रहा है। चलिए, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड आपको आर्टिकल 44 में है। नेक्स्ट आ जाइए 45, प्रोविजन फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर, 86th अमेंडमेंट। 50वां कह रहा है कि 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का उपबंध।
6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए है ये। द स्टेट शैल इंटरव्यू टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रेन until they complete the age of 6 years। स्टेट को यह भी कहा जा रहा है कि 6 वर्ष के बच्चे के लिए, 6 वर्ष से नीचे के बच्चे के लिए आप शिक्षा का व्यवस्था कीजिए और उसके उत्तम क्या करते हैं, उसके बाल्यावस्था की देखरेख के लिए आप व्यवस्था कीजिए। ये सब गाइडलाइन है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है डजंट मैटर, इस पर बहस नहीं करना है। ये आपका डीपीएसपी पर आपको स्टेट का अपना जो है डिस्क्रिप्शन है कि वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसकी बहस नहीं करना है। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि आप लोक कल्याणकारी अगर राज्य बनाना चाहते हैं तो ये सब आप गाइडलाइन फॉलो कर सकते हैं, आपको इस तरीके से करना चाहिए। नेक्स्ट 46, प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर वीकर सेक्शन। ठीक है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा जो है कमजोर वर्ग के लिए आप क्या करेंगे, उसके प्रमोट के लिए आप क्या करेंगे, उस तरह से उसका एजुकेशन व्यवस्था कीजिए, उसके रहन सहन की व्यवस्था कीजिए, उसके हित में जो भी जो अर्थ संबंधी हित जो भी है, अर्थ मतलब होता है मॉनिटरी, उसका एजुकेशनल और इकोनॉमिकल इंटरेस्ट में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए और उसका इकोनॉमिकल बढ़ावा देने के लिए आप जो बेहतर कर सकते हैं वो आप कीजिए, उसको प्रमोट कीजिए। पढ़ देते हैं। द स्टेट शैल प्रमोट विद स्पेशल केयर एंड एजुकेशनल एंड इकोनॉमिकल इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ द पीपल्स एंड इन पार्टिकुलर ऑफ द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड शैल प्रोटेक्ट देम फ्रॉम सोशल इनजस्टिस एंड ऑल फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। उसका एक्सप्लॉयटेशन ना हो सके, सोशली इसकी व्यवस्था कीजिए, उसको वो सोशली इनजस्टिस के अंदर ना रह जाए, उसके साथ सामाजिक अन्याय ना हो, तो आप उसको बढ़ावा देने के लिए आप उसको प्रमोट कीजिए उसको, ताकि वह मेन स्ट्रीम में आ सके, समाज के जो मेन स्ट्रीम है उसमें वह आ सके। नेक्स्ट 47, ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू राइज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड द इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। ये सब कीवर्ड याद रखिएगा, पब्लिक हेल्थ के बारे में जब भी पूछा जाएगा 47 में लिखा हुआ है, बस, और कोई दिमाग नहीं लगाना है इसमें, बस इसको याद करके रखना है आपको। पब्लिक हेल्थ, न्यूट्रिशन, आपके स्टेट के लोगों को अच्छा न्यूट्रिशन मिल सके, उनका स्वास्थ्य अच्छा रह सके, इसके लिए आप जो भी कदम उठा सकते हैं उठाइए। द स्टेट शैल रिगार्ड द राइजिंग ऑफ लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उसके जीवन स्तर को बेहतर करने के लिए, ऑफ इट्स पीपल एंड द इम्प्रूवमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ एज अमंग इट्स प्राइमरी ड्यूटीज एंड इन पार्टिकुलर द स्टेट शैल इंटरव्यू टू ब्रिंगिंग आउट प्रोहिबिशन ऑफ द कंजप्शन एक्सेप्ट द medicinal purpose of intoxicating drinks and of drugs which are injurious to health। ऐसा कोई चीज़ जो उसके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो, उस सब चीज़ों को आप क्या कीजिए, बंद कीजिए अपने यहाँ, ठीक है ना। लोगों के पब्लिक हेल्थ की आपका ख्याल रखिए, मेडिकल फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव कीजिए, न्यूट्रिशंस को आप इम्प्रूव कीजिए, उसके बाद जीवन शैली को आप इम्प्रूव कीजिए। इन सब चीज़ों के लिए आप जो बेहतर कर सकते हैं वो कीजिए। 48, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, कृषि और पशुपालन, इसको बढ़ावा दीजिए, कृषि और पशुपालन को। द स्टेट्स आर इंटरव्यूड टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री on modern and scientific lines and shall in particular take steps to preserving and improving the breeds and promoting the slaughter, ठीक है ना, of cows and calves and other milch and draught cattle। ठीक है, आपको वैज्ञानिक तरीके से कृषि करने के लिए क्या करना है, आपको बढ़ावा देना है अपने स्टेट में, कि आप जो हम लोग जो एग्रीकल्चर कर रहे हैं उसको किस तरीके से आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, कम लागत में ज़्यादा उत्पादन कर सकते हैं, आप इसको बढ़ावा दीजिए, ठीक है ना। गायों, बछड़ों या और कोई जो दूध देती है ऐसी कोई मतलब कि नस्ल है उसको बढ़ावा दीजिए, ठीक है ना। दूध देने वाली नस्ल जो है उसको बढ़ावा दीजिए। हम लोग पढ़े थे वो वाइट रिवोल्यूशन आया था, श्वेत क्रांति आया था,
तो उसमें जो दूध देने वाली नस्ल थी उसके हाइब्रिड प्रोडक्शंस आए थे, तो उनको आपको बढ़ावा देना है। स्लेटर को बंद करना है, ठीक है ना, उसको जो भी इसका सिस्टम है उस तरीके से उसको ऑर्गेनाइज कर देना है कि कहाँ होना चाहिए, कहाँ नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, सोसाइटी से कितनी दूर पे होना चाहिए, उसके लिए लाइसेंस इशू करती है, ठीक है स्टेट। तो वो सब जो भी प्रोविज़न है वो आप देख लेंगे उसके लिए। नेक्स्ट आ जाइए 48A, इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट एंड सेफ गार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। वन्य जीव की सुरक्षा करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद जो आपका पर्यावरण है उसका संरक्षण करेंगे, वन का संरक्षण करेंगे। स्टेट को कहा जाता है द स्टेट शैल इंटरव्यू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट एंड टू सेफगार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री। जिससे हमारा पर्यावरण है, हाँ 48 हाँ ए में ये आपको क्या बोल रहे हैं 1976, हाँ 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 ये अमेंडमेंट है आपका, ये याद रखिएगा, ये बहुत बार पूछा गया है। 42nd अमेंडमेंट 42वां संविधान संशोधन, बहुत उसमें अच्छा संशोधन हुआ था उसमें। 42 अमेंडमेंट से कुछ ना कुछ पूछ ही देता है। 1976 का है अमेंडमेंट ये। 49 प्रोटेक्शन ऑफ मोनूमेंट्स एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। राष्ट्रीय स्मारक जो है, जो हमको राष्ट्रीय पहचान देता है, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, स्थान और वस्तुओं का संरक्षण करेंगे। इट शैल बी ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट, यानी स्टेट का यह ऑब्लिगेशन है, स्टेट टू प्रोटेक्ट एवरी मोनूमेंट और प्लेस और ऑब्जेक्ट ऑफ आर्टिस्टिक और हिस्टोरिक इंटरेस्ट। उस तरह से जो भी राष्ट्रीय महत्व की चीज़ें रहेंगी, स्मारक रहेगा या वस्तु रहे या सामान रहे या संपत्ति रहे, राष्ट्रीय संपत्ति रहे, उसकी सुरक्षा करेंगे आप, ठीक है। 50 सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। देखिए यहाँ भी इसका जिक्र है 50 में कि जुडिशरी जो होगा वो एग्जीक्यूटिव से सेपरेट होगा, दोनों इंडिपेंडेंट बॉडी है, आप एग्जीक्यूटिव को जुडिशरी में मर्ज नहीं करेंगे। द स्टेट shall take steps to separate the judiciary from the executive in the particular service of the state। आप दोनों को इंटरमिंगल नहीं होने देंगे, इस तरीके से स्टेप करेंगे कि एग्जीक्यूटिव जो है उसके अंदर जो है ना घुस जाए या जुडिशरी इसके अंदर ना घुस, एग्जीक्यूटिव के अंदर ना आ जाए। दोनों सेपरेट ऑर्गन है, ठीक है ना, और सेपरेटली काम करने देंगे उसको, आप इस तरीके से व्यवस्था बनाए रखेंगे आप। 51 आर्टिकल 51 प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। द स्टेट शैल इंटरव्यू टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। अब अच्छा चीज़ सब ये देख लीजिए भाई एक बार खाली। इंटरनेशनल पीस, आंतरिक शांति, अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखेंगे आप, जो है सुरक्षा है वह बनाए रखेंगे। मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन बिटवीन द नेशंस। स्टेट को कहा जा रहा है कि आप नेशन के साथ, ठीक है ना, अच्छा संबंध बनाए रखेंगे। उसके बाद फर्स्टर रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रीटी ऑब्लिगेशन टू द डीलिंग्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड पीपल विद वन अनदर, इनकरेजमेंट सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट बाय आर्बिट्रेशन। इंटरनेशनली बात कर रहा है कि जो अगर मान लीजिए केंद्र कहीं पे कोई संधि करके आया है, केंद्र के साथ किसी राष्ट्र का अच्छा संबंध है, दोस्ताना संबंध है, मैत्रीवत संबंध है, तो यह स्टेट की भी ड्यूटी है कि उस संबंध को बरकरार रखने के लिए जो भी स्टेप्स है आप लेंगे। ये नहीं कि आप ऐसा कुछ कर देंगे कि जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संबंध खराब हो जाएं। तो इंटरनेशनल पीस, इंटरनेशनल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनेशनल ट्रीटी, इन सब का क्या करेंगे आप भी सम्मान करेंगे। ये आर्टिकल 51 में दे रखा है। यही आपका डीपीएसपी है। इसको आपको डीपीएसपी को आर्टिकल के हिसाब से याद रखना है। लीगल सेंसेस बता दिए थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फंडामेंटल राइट, और अगर डीपीएसपी में कोई कन्फ्लिक्ट होगा तो क्या सिचुएशन बनेगी, क्या होगा बताइए जरा हमको एक बार। अगर फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में किसी तरह का कोई कन्फ्लिक्ट हो रहा है तो क्या करना है उसमें। हाँ, अगर दोनों में कोई कन्फ्लिक्ट होगा तो आपको जो फंडामेंटल राइट है वह ऊपर रहेगा, ठीक है ना। डीपीएसपी जो है वो सिर्फ गाइडलाइन है,
एक वेलफेयर स्टेट की कल्पना है, ठीक है ना, और स्टेट का इसमें डिस्कशन है कि वह किस किस तरह से और कैसे काम कर सकती है। आप इसको कोर्ट में जाकर इस चीज़ के लिए जो है आप इसको आप इन्फोर्सेबल नहीं करवा सकते हैं। चलिए आज इतना ही।